हेलो गाइस, आज का टॉपिक है गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, जो आपकी फर्स्ट बुक के पेज नंबर 19 पे ये टॉपिक दिया हुआ है। मैं दीपक सिन्हा, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। तो हम अब अपने टॉपिक पर बात करते हैं सीधा, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। आपको मालूम होगा कि अंतिम राष्ट्रपति माइकेल गोर्बाचेव थे, मगर गोर्बाचेव जी के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा पुराने राष्ट्रपतियों के बारे में चर्चा कर लें और उनके कार्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें। 1917 की रूसी क्रांति के बाद व्लादिमीर लेनिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। ये सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक थे। इनको जनक माना जाता था क्योंकि सोवियत समाजवादी व्यवस्था को लागू करने का इनकी एक अहम भूमिका थी। इनका समय काल 1917 से लेके 1924 तक था। 1924 तक। दूसरे हमारे 1924 से 1953 तक जोसेफ स्टालिन का शासन रहा। यहां पे एक बात नोट करने वाली ये आ जाती है कि इनका समय काल है 1924 से लेकर 1953 तक, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध का स्वाद, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध का जीत का स्वाद जोसेफ स्टालिन ने चखा था, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में और 1945 के बाद ही विश्व दो गुटों में बंटने लगा। तो यहां तक हम समझ सकते हैं कि 1945 तक की स्थिति अमेरिका और सोवियत संघ की सामान्य थी। 1945 के बाद शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हो गया और यहीं से इन राष्ट्रपतियों की सोच में बदलाव आना स्टार्ट हो गया कि किस तरीके से अमेरिका को पीछे छोड़ा जाए। यहां तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 1953 से 1964 तक का शासन रहा निकिता क्रुश्चेव का शासन रहा। निकिता क्रुश्चेव वही जिनको क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान यह कहा गया था कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि निकिता क्रुश्चेव तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि तीसरा विश्व युद्ध होगा ही होगा। निकिता क्रुश्चेव तक, यानी कि यहां तक ये बात क्लियर हो जाती है कि 1964 तक अमेरिका और सोवियत संघ के रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके थे और सोवियत संघ के राष्ट्रपतियों के मानसिकता सिर्फ यही थी कि किस तरीके से अमेरिका को नीचा दिखाया जाए या अमेरिका को ध्वस्त कर दिया जाए। तो उसके लिए सोवियत संघ ने विभिन्न प्रकार के कार्य और नीतियों को लागू करना स्टार्ट कर दिया सोवियत संघ प्रणाली के अंदर। हमारे नेक्स्ट राष्ट्रपति थे 1964 से 1982 तक का समय काल रहा इनका लियोनिड ब्रेजनेव का शासन सोवियत संघ के रहा। इन्होंने भी अपनी अहम भूमिका निभाई अमेरिका को नीचा करने के लिए, विभिन्न प्रकार की नीतियों को लागू किया। मगर हमारा टॉपिक क्या है? गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। गोर्बाचेव की बात करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि 1 मार्क्स में व्लादिमीर लेनिन इंपॉर्टेंट है और दूसरे निकिता क्रुश्चेव। तो इनका शासनकाल आप लोग याद रखना। अब बात आते हैं सीधा टॉपिक पे। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई कि 1982 तक सोवियत संघ का एक ही उद्देश्य था, अपने प्रतिद्वंदी दुश्मन अमेरिका को किस तरीके से खत्म कर दिया जाए। अब बात आती है हमारे टॉपिक गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। अब गोर्बाचेव के बारे में आप लोग पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा समझना कि गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के अंदर किस प्रकार की रणनीतियां अपनाई। हालांकि वो रणनीतियां फेल हो गई, मगर उन्होंने ऐसे क्या क्या काम किए जिससे कि गोर्बाचेव को असफलता का सामना करना पड़ा। तो गोर्बाचेव की बात करते हैं। 1985 में गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। गोर्बाचेव, इनको माइकेल गोर्बाचेव भी कहते हैं
और 1988 में देश के राष्ट्रपति बने गोर्बाचेव। सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने गोर्बाचेव। गोर्बाचेव का समयकाल माना जाता है 1985 से लेके 1991 तक, और 91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। और इन्होंने दो नीतियां लागू करी, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। ये दो नीतियां सोवियत संघ में गोर्बाचेव ने लागू करी। क्वेश्चन उठता है, क्यों लागू करी? सोवियत संघ के अंदर गोर्बाचेव ने ऐसा क्या देखा कि उनको ये दो नीतियों को लेकर साथ में चलना पड़ा? अभी हम इन दोनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे अच्छे तरीके से। पहले हम कारण के ऊपर बात कर लेते हैं कि इन दो नीतियों को लेकर गोर्बाचेव आगे क्यों बढ़े। जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सोवियत संघ के अंदर देखा कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं सोवियत संघ के अंदर हैं। उन्होंने जांच पड़ताल करी और कारण मिला उस समस्याओं का। पहला कारण, कृषि और उद्योग दोनों का प्रबंध सरकारी हाथों में होना। मैंने आप लोगों को बताया था कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का मेन मोटो था कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण किसके हाथों में रहेगा? सरकार के हाथों में रहेगा। तो कृषि उद्योग दोनों का प्रबंध किसके हाथों में था? सरकारी हाथों में था। इसको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं। कृषि उद्योग सरकारी हाथों में, मैं भारत का एग्जांपल लेता हूं। भारत के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल की टीचरें जिस हिसाब से बच्चों को पढ़ाती है और जिस हिसाब से उनको सैलरी मिलती है, क्या मैच होता है? बिल्कुल नहीं। वही कंडीशन यहां पे हो रही थी। सरकार इनमें लगे नौकरशाहियों को पैसे देती थी, अपने टाइम से इनका वेतन मिलता था, मगर जिस प्रकार का देश के अंदर किसी का उत्पादन, उद्योगों का उत्पादन होना चाहिए था, उस तरीके से नौकरशाही उस उत्पादन को सरकार को दे नहीं रहे थे, मगर उनकी सैलरी बनती हुई जा रही थी, क्योंकि पूरा का पूरा नियंत्रण किसके ऊपर था? सरकार के हाथों में था। दूसरा, सोवियत संघ का अपने संसाधनों का बड़ा हिस्सा शस्त्रों के निर्माण और पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू देशों पर खर्च करना। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। एक देश अपने खर्चे तो उठा ही रहा है, साथ में उस देश के साथ जो लोग जो देश जुड़े हुए हैं उनका भी खर्चा वो देश उठा रहा है। पिछलग्गू मतलब सोवियत संघ के साथ जो जुड़े हुए देश थे उनको कहा गया। और होड़ थी, अमेरिका को हराने के लिए वेपन्स का इकट्ठा करना तो बहुत जरूरी था, तो सोवियत संघ अपना शस्त्रों के निर्माण में ज्यादा पैसा फूकता था। तीसरा पॉइंट, कम्युनिस्ट पार्टी का नौकरशाही पर, उत्पादन के तरीकों पर तथा अर्थव्यवस्था में भी हस्तक्षेप था। कम्युनिस्ट पार्टी, वही बात रिपीट घूमकर आ गई कि सरकार का पूरे तरीके से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण था। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी कहा था कि सोवियत संघ के विघटन का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है हद से ज्यादा नियंत्रण। लास्ट पॉइंट, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव था। अभाव मतलब कमी। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव था। सोवियत संघ के अंदर जितने भी जो जनता थी वो अपने विचार, अभिव्यक्ति खुलकर समाज के अंदर प्रकट नहीं कर सकती थी। वो चुटकुले, कार्टून के माध्यम से अपना रोष प्रकट करती थी। तो इस प्रकार की समस्या गोर्बाचेव सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के अंदर देख रहे थे। तो इन्हीं सब चीजों को उन्होंने बदलने की कोशिश करी और सोवियत संघ के अंदर एक पूर्ण रचना करने का प्रयास किया। और वो प्रयास इन्हीं दो को लेकर, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, इन दोनों को लेकर गोर्बाचेव आगे बढ़े। तो आइए गोर्बाचेव के दो नीतियों के अर्थ के बारे में समझते हैं। पहली नीति थी उनकी ग्लासनोस्त। इसको प्लीज ध्यान समझना। ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन, अर्थात नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि सार्वजनिक विषयों के बारे में उन्हें पूरी और ठीक ठीक सूचना मिले। यानी कि अब देश के अंदर क्या हो रहा है,
या देश के बाहर क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी जनता तक पहुंचनी चाहिए, वो भी बिल्कुल ठीक ठीक। 70 साल से समाचार पत्रों पर जो सेंसर लगा हुआ था उसको हटा दिया गया। सोवियत संघ की सरकार ने अपने राज्यों को यह कहा कि आप लोग अपने राज्य के अधिकारों का उपभोग करें और अपने राज्य के बारे में खुद इंडिविजुअल फैसला लेके सोचें। इस प्रकार की रणनीतियां गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त के अंदर चलाई, मगर ये बात कुछ कट्टर कम्युनिस्टवादियों को पसंद नहीं आई और उन्होंने गोर्बाचेव का विरोध करना शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट, पेरेस्ट्रोइका पूर्ण रचना। इसके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया, यानी कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का पूर्ण रचना किया जाए, यानी कि फिर से निर्माण इसका किया जाए। जो नियम कानून पहले से चलते हुए आ रहे थे उनके अंदर अब बदलाव की पारी थी। यानी कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे कि गोर्बाचेव इन दो नीतियों से सोवियत संघ को बदलना चाहते थे, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को बदलना चाहते थे, क्योंकि वो अब सोवियत संघ का विकास चाहते थे। मगर सोवियत संघ की ये दो नीतियां उन पे ही भारी पड़ गई। पहले वाली नीति से लोगों को यह जानकारी मिलनी स्टार्ट हो गई कि हमारे देश के बाहर पश्चिमी देशों के नागरिकों की हालत कैसी है। उनको अब यह जानकारी मिलनी स्टार्ट हो गई कि उनका जीवन स्तर हम लोगों से बहुत अच्छा है, हम तो अभी तो बहुत पीछे हैं। इससे जनता के अंदर आक्रोश पैदा हुआ अपनी सरकार के प्रति। हालांकि गोर्बाचेव ने रणनीतियां बिल्कुल सही लागू करी थी अपने सोवियत संघ के विकास के लिए, मगर जनता विमुख हो गई। जनता बहुत ज्यादा आकांक्षाएं करने लगी सरकार से कि उनको अब ज्यादा मिलेगा, और क्या कहते हैं, गोर्बाचेव इतनी जल्दी सोवियत संघ का पूर्ण रचना तो कर नहीं सकते थे, उसमें टाइम लगता। मगर गोर्बाचेव की ये दोनों रणनीतियां फेल हो गई और जनता के अंदर एक विस्फोट हो गया। और ये विस्फोट इस प्रकार से था, जरा ध्यान से समझना। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि सोवियत संघ के खेमे में जो भी देश थे, पूर्वी यूरोप के जो भी देश थे, उनके अंदर साम्यवादी व्यवस्था थी। सोवियत संघ के हिसाब से वो काम करते थे, मगर पूर्वी यूरोप के देशों ने अपनी सरकार का विरोध तो किया ही किया, साथ में सोवियत संघ का जो नियंत्रण था उस देश के ऊपर, उसका भी विरोध करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। पूर्वी यूरोप में जितने देश थे जो सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे, उनमें साम्यवादी सरकार थी और वो एक के बाद एक साम्यवादी सरकारें गिरना स्टार्ट हो गई। तीसरा, सोवियत संघ की जनता भी नाखुश थी। जब ये दोनों नीतियां लागू हुई तो जनता को आजादी मिली। पहले जनता के पास आजादी बिल्कुल नहीं थी, मगर इन दोनों नीतियों को लागू होने के बाद जनता को पूरी आजादी मिली। मगर जनता की बहुत ज्यादा आकांक्षाएं जो उत्पन्न हो गई, जिसके कारण जनता नाखुश हो गई। नेक्स्ट, प्रमुख गणराज्य एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातिनिया सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे। नौबत यहां तक आ गई कि जो 15 गणराज्यों से बना हुआ सोवियत संघ अब टूटने के कगार पर आ चुका था। एंड लास्ट, जॉर्जिया, आर्मेनिया और मोल्डोविया में भी उपद्रव स्टार्ट हो गए। गोर्बाचेव की ये दो नीतियां और इन नीतियों के कारण ये विस्फोट वहां होना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे गोर्बाचेव की स्थिति बहुत ही कमजोर होती चली गई।
जनता उनसे नाखुश होती चली गई और अंत में 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ ने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ औपचारिक रूप से सोवियत संघ का विघटन हो गया। मैंने इस टॉपिक को समझाने के लिए 1917 की रूसी क्रांति से लेकर 25 दिसंबर 1991 तक का विवरण आप लोगों को शॉर्टकट में दिया। आशा करता हूं आप लोगों को बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्योंकि गोरबाचेव के बारे में आप लोगों ने और भी वीडियोस देखी होगी, मगर मैंने जो मेहनत करी है डैम श्योर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 6, जिसमें मैं बात करूंगा सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।